नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2021-22 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें से प्रश्न आपको दे रहे हैं। टोटल 600 प्रश्न रखे हैं और ये पार्ट 2 है, यानी कि 50 प्रश्न हम पहले दे चुके हैं, 50 अब देंगे। हर पार्ट में आपको 50-50 मिलेंगे जब तक कि 600 प्रश्न नहीं हो जाते, जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के हिंदी पेडागोजी के प्रश्न लिए जाएंगे। तो अभी पेपर फर्स्ट के प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं, तो जैसे पेपर फर्स्ट के खत्म हो जाएंगे पेपर सेकंड का हम लेने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे आपको, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के यदि आपके सामने फिर से प्रश्न आ जाए तो इन 50 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो ये भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यदि इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ तो आज का पहला प्रश्न है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है, विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। देखिए, दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है? शब्द संकेत परिवर्तन का है, स्वर शैली का है, विन्यास का है या फिर संयुक्त स्वर का है। तो यहाँ पर देखिए, दिल मांगे मोर विज्ञापन की यहाँ पंक्ति है, इसका उदाहरण आपको बताना है क्या है। तो ये शब्द संकेत परिवर्तन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, कथन पढ़िए। यहाँ पर देखिए, आपको कथन पढ़ना है कि जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है ये आपको बताना है। सरसरी दृष्टि से पठन, बारीकी से पठन, गहनता से पठन या फिर विस्तार से पठन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई। तो इसमें विस्तार से पठन, यानी कि जब तक विद्यार्थी विस्तार से पठन नहीं करेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। तो याद रखेगा, इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है, विस्तार से पठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका, जब हम रिक्त स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वाइगोत्स्की के, पावलाव के, यहाँ पर पावलाव लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, पावलाव, चोम्स्की के या फिर पियाजे के। किसका अध्ययन आप करेंगे जब आपको भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा? चोम्स्की का अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। स्वर में उतार और चढ़ाव कहलाता है, क्या कहलाता है? अक्षर, लय, स्वर शैली या फिर विराम। स्वर में उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर शैली। याद रखिएगा, स्वर में उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है? स्वर शैली कहलाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, इसलिए इससे हमें खुशी मिलती है, इसलिए इससे भाषा की ध्वनियां सीखने की शुरुआत होती है, इसलिए या फिर इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है, इसलिए। किस लिए बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? इससे भाषा की जो ध्वनियां है वो सीखने की उसकी शुरुआत होती है, इसलिए वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित? देखिए, बच्चों की भाषा से कौन संबंधित है? बोलना है, तुतलाना है, हंसना है या फिर घबराना। यहाँ पर घबराना लिखा हुआ है, तो बच्चों की भाषा से संबंधित पूछा गया है तो क्या होगा? तुतलाना होगा। क्या होगा? तुतलाना। तुतलाना बच्चों की भाषा से संबंधित होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सुश्री गुरमित लिखा हुआ, गुरमित अपने विद्यार्थियों को कोविड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। तो सुश्री गुरमीत को चाहिए कि क्या चाहिए? उन्होंने श्यामपट्ट पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहना। देखिए, वो बताना भी चाहती है और उनसे कुछ वाक्य लिखवाना भी चाहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में जो लिखवाना चाहती है उसका
इमला बोले, विद्यार्थियों से कहे कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों की मदद से काम करके लाए, या फिर विद्यार्थियों से कहे कि महामारी के दौरान कुछ अपने अनुभव साझा करे और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखे। क्या सुश्री गुरमीत को क्या चाहिए इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है? तो राइट आंसर आपका होगा कि विद्यार्थियों से कहे कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करे और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखे। तो यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुश्री ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह क्या कर रही है? अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुओं देखने में मदद कर रही है, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है, अपने चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करना चाहती है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करना चाहती है। क्या करना चाह रही है यहाँ पर वो सुश्री ईशा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वे अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। क्या चाहती है? वे अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है। संकेत परिवर्तन सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, स्कीमा सिद्धांत, या फिर मानवीय सिद्धांत। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर आपका सही आंसर होगा स्कीमा। स्कीमा सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। जो विद्यार्थी है प्रथम भाषा मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखते हैं, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, या फिर प्राकृतिक वातावरण में। तो मैंने औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आपको बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में। विद्यार्थी जो प्रथम भाषा है वो कहां से सीखता है? प्राकृतिक वातावरण से सीखता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। औपचारिक वातावरण विद्यालय को कहते हैं, विद्यालय में जो सीखी गई भाषा होती है उसको औपचारिक वातावरण से सीखा जाता है। तो ये औपचारिक वातावरण नहीं होगा, प्राकृतिक वातावरण में होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप में लिखी गई कविता, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघुकथा, या फिर एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून, या फिर व्यंग्य चित्र। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तक के लेखन द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। ये आपको नेगेटिव उत्तर देना था और नेगेटिव उत्तर आपका सेकंड वाला होगा। तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन रिक्त स्थान के मूल्यांकन में सहायक होता है। यहाँ पर शुद्ध रूपता होता है, प्रवाह होता है, बोधगम्यता जैसे समझ कहते हैं, या फिर स्मृति होता है। तो यहाँ देखिए किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में जो पुनर्कथन है ये बोधगम्यता यानी कि समझ के मूल्यांकन में सहायक होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या फिर सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है या फिर कहती है। यहाँ किस प्रकार की गतिविधि है? देखिए पहले वो पढ़कर सुनाता है फिर सुनाती है, उसके बाद आपको पूरा करने को कहती है। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया है, सामूहिक कार्य है, लेखन गतिविधि, या फिर अंतःग्रही गतिविधि है। तो पहले वो पढ़कर सुनाता है या फिर सुनाती है, फिर आपको पूरा करने के लिए कहती है। तो क्या है? एक अनुभव आधारित क्रिया है। क्या है? अनुभव आधारित। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। व्याकरणिक अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम, या फिर ध्वनि संबंधी अनुक्रम। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? तो सही आंसर आपका होगा ये ध्वनि संबंधी अनुक्रम को सम्मिलित नहीं करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की ओर ध्यान आकर्षित करता या फिर करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है या फिर कहती है कि यहां पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है या फिर कहती है कि ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेती है या फिर लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है या फिर कहती है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूं या फिर रही हूं। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करते हैं? यहाँ पर जो प्रक्रिया बताई गई है
ये शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती पूछा गया है। परिस्थिति आधारित उपागम, संप्रेषण उपागम, प्रदर्शन उपागम या फिर प्रत्यक्ष उपागम। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, परिस्थिति आधारित उपागम। यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है, परिस्थिति आधारित उपागम। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से क्या है। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन है, बच्चे के आसपास का परिवेश या फिर पुरस्कार एवं दंड। यहां पर आपको कूट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर वे मनोविज्ञान कारक के बारे में पूछा गया है कि जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो वे आपके होंगे बच्चे की भाषा में रुचि, बच्चे के आसपास का परिवेश, साथ में पुरस्कार एवं दंड। ये जो कारक होंगे ये बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये कारक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, क, ग और घ। तो क, ग और घ कहां पर है आपका, ये फोर्थ वाले विकल्प में। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता। देखिए यहां पर श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता पूछी गई है। मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का घोषगत अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, या फिर अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। यहाँ पर श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता आपको बताना है क्या होगा। तो श्रवण की जो सबसे उपयुक्त विशेषता होती है वो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अर्थबोध। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है क्या है। श्रवण और पठन है, श्रवण और लेखन है, पठन और लेखन या फिर लेखन और भाषण है। यहाँ पर देखिए अर्थबोधन की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित क्या है। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आंसर देना है। तो सही आंसर होगा श्रवण और पठन। क्या है, श्रवण है और पठन है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। देखिए हिंदी भाषा का स्थान पूछा गया है, इसके पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं। राजभाषा ऑफिशियल है, प्रशासनिक भाषा है, शिक्षा के माध्यम या फिर मीडियम की भाषा है, या फिर सह राजभाषा है। क्या है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा, तो सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। ये राजभाषा है ऑफिशियल रूप से। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के बारे में पूछा गया कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए सीटेट एग्जाम में। राजभाषा है तो राजभाषा हमारी हिंदी है ऑफिशियल, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रशासनिक भाषा भी नहीं है, शिक्षा के माध्यम की भाषा भी नहीं। क्या है ये, सह राजभाषा है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 अवयव में से कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। बलाघात है, लहजा है, संयोजन है, या फिर विरंग दृष्टि जिसको स्किम भी कहते हैं, ये है। 5 में से एक कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यही होगा विरंग दृष्टि या फिर स्किम। ये जो 5 अवयव है ध्वनि विज्ञान के, उसमें विरंग दृष्टि नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। देखिए इनमें से पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं, यह बताना है। ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, या फिर बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो पढ़ने का उपकौशल पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। ये पढ़ने का उपकौशल नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या फिर लिखती है, और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है या फिर देती है। बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है या फिर लिखती है, और विद्यार्थी से कहता है या फिर कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करे, जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। किस प्रकार की लघु कविता जानी जाती है? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण, या फिर क्लोज परीक्षण। तो इस प्रकार की जो लघु कथा है या फिर लघु परीक्षा जानी जाती है, वो क्लोज परीक्षण जानी जाती है। किस प्रकार से? क्लोज परीक्षण। यहाँ पर देखिए एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है, आप लिखते हैं, उसके बीच कुछ जगह जो खाली छोड़ देते हैं, जैसे कि ये रिक्त स्थान वाली आपको देखा होगा, रिक्त स्थान छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार की जो लघु कथा है, लघु परीक्षा है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो क्लोज परीक्षण के नाम से जानी जाती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड
निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में आती है। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं या फिर ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया था कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है चोम्स्की के अनुसार। देखिए चोम्स्की के अनुसार पूछा गया है मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या फिर नियम पुस्तिका। चोम्स्की के अनुसार बताना है तो राइट आंसर आपका होगा सार्वभौमिक व्याकरण। जो सार्वभौमिक व्याकरण है ये मानव मस्तिष्क में स्थिति नियमों का समूह कहलाता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें एक विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है या फिर स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। तो यहाँ पर देखिए भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें विचार कीजिए कि भाषा क्या है। तो भाषा जो होती है दोस्तों इस सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है ये पूछा गया है। तो सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास तथा त्रुटि या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया। ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आता है, सक्रिय अनुकूलन आता है जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं सक्रिय अनुकूलन आता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसमें आता है, संयोजनवाद का सिद्धांत आता है, अधिगम का बंध सिद्धांत आता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आता है, एसआर थ्योरी आता है, व्यवहारवादी का सिद्धांत आता है, संबंधवाद का सिद्धांत आता है और खाली बर्तन आता है। कौन नहीं आता है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है या फिर बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। सही आंसर क्या होगा? 79 का। देखिए 79 कहता है कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका समर्थन करता है कि भाषा बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। यहाँ पर सही आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? देखिए यहां पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित कौन नहीं है? इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है आरंभिक स्वनिर्मित जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान या फिर टिप्पणी लिखना। राइट आंसर आपका यहां पर होगा टिप्पणी लिखना। जो टिप्पणी लिखना होता है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? देखिए पठन कौशल विकसित करने की तकनीक कौन सी है इसके बारे में आपको बताना, थोड़ा सा जो प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प है आपके 2 विकल्प दिए हैं और टूट में आपको आंसर देना है कि कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। देखिए प्रश्न को एक बार फिर दोहरा देता हूं। प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, ये पूछा गया था और 2 विकल्प दे रखे और टूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए कक्षा में पठन कोना पठन कौशल से विकास में सहायक है, यही आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ए सही है तथा बी गलत है। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे रिक्त स्थान के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। पुस्तक के स्वरवाचन में पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने में, पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं या फिर शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने में। यहां पर सही आंसर का चयन आपको करना है। तो यहां पर देखिए अचानक से शब्दों को सीखने तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के स्वर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में रिक्त स्थान सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है।
पुनरावृत्ति जिसको दोहराना भी कहते हैं, पूर्व लेखन, संपादन या फिर प्रारूपण। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? तो यहां पर देखिए प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है। देखिए स्वानिमिक जागरूकता किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। स्वनिमों तथा लेखों चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता में, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से, शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना या फिर सही वर्तनी के साथ लिखना। क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए स्वानिमिक जागरूकता से संबंधित आपको बताना है तो वो होगा आपका बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति। देखिए प्रभावकारी पठन रणनीति आपको बताना है। पठन सामग्री के वर्णों या शब्दों के अर्थ निकाल कर पढ़ना है। पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना है, या फिर पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता है। क्या सही आंसर होगा? एक प्रभावकारी पठन रणनीति आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पड़ना है, ये एक प्रभावकारी पठन रणनीति होगी। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है एक अच्छे रिक्त स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, व्याख्या या फिर संपाद। क्या एक अच्छे रिक्त स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं? राइट आंसर आपका यहां पर होगा अनुच्छेद। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है, पाठ्य वस्तु की व्याख्या कर रहा है, पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ लिखा हुआ है पढ़ रहा है, या फिर टिप्पणी लिख रहा है। देखिए जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वहां किस प्रकार पढ़ता है इसके बारे में आपको बताना है। तो वहां पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ता है, क्योंकि वो नौकरी का सवाल होता है, विज्ञापन वहां पर दे रखा होता है, तो पाठ्य वस्तु को बारीकी से वो पढ़ता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम से संबंध में सही, यहां पर देखिए सही कथन का आपको चयन करना है। भाषा अधिगम के संबंध में, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में ही होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञापन तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर भाषा अधिगम अचेतन होता है। यहां पर आपको भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है, और आपका सही कथन होगा भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियां पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती हैं। तो शिक्षिका की यह रणनीति क्या होगी? लेखन कौशल में विकास में सहायक होगा, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त होगा, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होगा, या फिर लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होगा? क्या होगा? ऐसा क्यों कर रही है शिक्षिका, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा भाषा अधिगम के लिए यह अनुपयुक्त होगा। भाषा अधिगम के लिए यदि जो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन के व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा यदि शिक्षिका बना रही है तो शिक्षिका की जो रणनीति होगी वो भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त होगी। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम में कहानी सुनाना रिक्त स्थान एक प्रभावकारी माध्यम है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, या फिर खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भाषा अधिगम में कहानी सुनाना श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा शिक्षक के रूप में आपको बताना है पाठ्य पुस्तक है, भाषा आकलन है, भाषा शिक्षण या फिर संसाधन सामग्री है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षक के रूप में आप भाषा शिक्षण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, सरल हो, जटिल हो, सहज हो, या फिर साहित्यिक हो? पहली कक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? जो सहज हो। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि सहज हो, ना कि सरल हो। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों
में मदद करती है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया होगा, बच्चों के रिक्त स्थान में मदद करती है। श्रवण कौशल में, भाषा विस्तार में, पठन कौशल में या फिर लेखन कौशल में। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहां पर देखिए किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के भाषा विस्तार में मदद करती है। यहां पर रिक्त स्थान है, ध्यान दीजिएगा। तो भाषा विस्तार यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानी का चयन करते समय। कहानी का क्लेवर, कहानी की लंबाई का विस्तार, लंबाई व विस्तार, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या फिर बच्चों का अनुभव संचार। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा? उसकी लंबाई व विस्तार कहानी की। तो कहानी की लंबाई व विस्तार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिपि ज्ञान है, तेज गति है, अर्थ है या फिर शब्द ज्ञान है? पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा अर्थ। उसका अर्थ पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन रिक्त स्थान की सचेत जानकारी नहीं होती। यहां पर भी रिक्त स्थान दिया हुआ, रिक्त स्थान की सचेत जानकारी नहीं होती। किसकी नहीं होती? वर्णमाला की, व्याकरण की, सुनने बोलने की या फिर पढ़ने लिखने की या फिर पढ़ने लिखने की। ये आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन क्या नहीं होती? व्याकरण। लेकिन व्याकरण की सचेत जानकारी उसे नहीं होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे रिक्त स्थान से प्रभावित हो सकते हैं। अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से या फिर डिस्ग्राफिया से। एक वीडियो इस पर हमने बनाया है जिस पर जो भी जितने भी विकार है, जितनी भी अक्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में, वो सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पर एक ट्रिक भी बनाई कहानी के माध्यम से, आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको देख लीजिएगा, वहां पर आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने में कठिनाई हो रही बच्चे को, तो सही आंसर आपका क्या होगा? 97 का, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। पढ़ने में कठिनाई किसमें होती? डिसलेक्सिया में होती है। तो डिसलेक्सिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। बच्चों के सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना या फिर बच्चों को अपने गति से सीखने के अवसर देना। यहाँ पर भाषा आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों को अनुत्तीर्ण करना ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? देखिए भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से आपको सर्वाधिक उचित प्रश्न बताना है कौन सा है। तुम बजाय होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था या फिर चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से सही प्रश्न का आपको चुनाव करना है। तो यहां पर सही प्रश्न होगा आपका, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? ये जो कथन होगा या फिर यहाँ पर जो प्रश्न है ये सर्वाधिक उचित है भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो या फिर अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित होगा? तो यहाँ पर अधिक उचित कौन सा होगा? अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। ये जो क्रियाकलाप है ये अपेक्षाकृत अधिक उचित है बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर आपके 50 प्रश्न जो हमने बात की थी शुरू में 51 से लगाकर आपके 100 तक जो प्रश्न मिलेंगे वो सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से बताना है और ये आपको जरूर बताना है कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।